जो है भाजपा के विधायक फिर से घेर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क में पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जब भी देखो तो केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक ही प्रश्न को 3 लोगों ने लगाया। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय नारायण चंदेल जी, और ये तीनों एक ही क्वेश्चन को पूछ रहे थे कि सत्यापन के बाद जो स्थिति, जो शॉर्टेज आया उसकी वसूली के बारे में लोगों ने, हमने उसका सबका जवाब भी दिया। ये भारत सरकार को माननीय रमन सिंह जी पत्र लिखे और सुनियोजित ढंग से सरकार और पीडीएस के संचालकों के ऊपर आरोप लगाया कि ये खाद्यान्न में सुनियोजित ढंग से हेराफेरी कर रहे हैं। उनके इस पत्र में जब सेंट्रल का टीम आया और उसका एक एक बिंदु का यहाँ जांच किया तो सब में निराधार पाया। ये ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे बहुत बड़ा कुछ इसमें गफलत है, लेकिन खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया। इनके पत्र में इनका ही पोल खुल गया, बल्कि इस प्रदेश के जो पीडीएस के संचालक हैं वो रमन सिंह के पत्र से दिक्कत में आ गए। कईयों को नोटिस जारी हो गया, कईयों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। जल्दबाजी में किए गए काम से लोग प्रभावित होते, कोर्ट जाते हैं, और इसमें भी कोर्ट गए। एक पत्र लिखा कि पीडीएस में चावल के बारे में, उसमें कुछ नहीं निकला। दूसरा पत्र इन्होंने लिखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, उसमें भी इन्होंने राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से आरोप लगाया कि 33 माह में 38 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार के द्वारा देना बताया इन्होंने। जबकि वस्तु स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 28 माह में 28 लाख टन चावल इस प्रदेश को मिला। उसमें से लगभग 27.80 के आसपास वितरण किया गया और उतना ही चावल का सेंट्रल से पैसे का मांग भेजा गया। तो एक कहाँ से जितना चावल आया उसमें उतना ही वितरण हुआ, उतना ही का भुगतान का दावा भेजा गया, उसका भुगतान के लिए डिमांड किया गया। तो एक कहाँ से 38 लाख टन आ गए और कहाँ से कई हजार करोड़ का आरोप। ये भारत सरकार इनके चिट्ठी को ठंडा अवस्था में डाल दिया। इसका जांच कराना भी उन्होंने प्रथम दृष्टया 28 महीना का चावल भेजा और इन्होंने 33 महीना कह दिया। 28 लाख टन चावल भेजा, उसको इन्होंने 38 लाख टन बता दिया। इनके बात में ही विरोधाभासी था और ये काम इसलिए कर रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार का एक कृत्य किए, इस प्रकार का इन्होंने षड्यंत्र किया। उसका आज भंडाफोड़ हुआ। सदन में मैंने कहा कि 2 पत्र माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी सेंट्रल को लिखे और दोनों में खुदा पहाड़ तो निकला चूहिया। आरोप तो ऐसा लगा रहे थे कि मानो इनके पास कोई दस्तावेजी प्रमाण हो, लेकिन जब इसका एक पत्र में जांच हुआ तो उसमें कुछ नहीं पाया, दूसरे में जांच ही कराना सेंट्रल ने मुनासिब नहीं समझा, उसको कचरा के डब्बा में डाल दिया। वो इनका इस प्रकार का स्थिति है।
खाली हर चीज़ में इनको भ्रष्टाचार दिखता है और सरकार को बदनाम करने का कोशिश रहता है। पार्टी इस देश में चोरी नहीं डकैती कर रही, डकैत हो गई है खुलेआम। रेलवे को अदानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट को अदानी को दे रहे हैं, समुद्री पोर्ट को अदानी को दे रहे हैं। इस देश के संस्थान को, इस देश के बड़े बड़े जो शासकीय संस्थान हैं, बैंक है, उनको निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मोदी सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ किया। मैं पूछना चाहता हूं इन सिद्धांतवादी नेताओं से कि ये किसानों का कितना कर्जा माफ किए हैं? किसानों का कितना कर्जा माफ किए हैं, बता सकते हैं क्या? 1 पैसा माफ नहीं किए हैं। उल्टे किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, अलगाववादी कहा, नक्सलवादी कहा, जब किसान अपने आय को दूना करने के लिए इनके घोषणा को याद दिला रहे थे। निजी जो विधेयक ला रहे थे उसका विरोध करने के लिए जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे तो 700 लोगों का जान चला गया, लेकिन उनका मांग पूरा नहीं हुआ। ये क्या बात करेंगे? आज इस प्रदेश में किसान खुशहाल है। किसानों का लगभग 10,000 करोड़ लगभग कर्जा माफ हुआ है। किसानों के जेब में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 1.5 लाख करोड़ कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों के जेब में डाला है। किसान आज आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रहे हैं। इनको तकलीफ हो रहा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव। किसान के साथ आदिवासी आज वनांचल क्षेत्र में 7 के जगह में 65 प्रकार के वनोपज को बेच करके आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। क्या इसलिए अविश्वास? केवल वनोपज के क्षेत्र में 1,000 करोड़ से ज़्यादा का विपणन हुआ, सीधे आदिवासियों के पॉकेट में पैसा गया, उसका विरोध। क्या शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, उसका विरोध। क्या आदिवासी आरक्षण हाई कोर्ट में निरस्त किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट से माननीय भूपेश बघेल जी आदिवासियों का 32% आरक्षण लड़के दिलाया है, उसका विरोध। किस बात का विरोध? किस बात का विरोध कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की खुशहाली का विरोध, नौजवानों की खुशहाली का विरोध, किसानों का के साथ साथ कर्मचारियों का, उनका वेतन में वृद्धि, मानदेय में वृद्धि, उसका विरोध। प्रजातंत्र के क्षेत्र में कभी भी आज तक के इतिहास में मैंने नहीं देखा था पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, सबका मानदेय बढ़ाया है, सबका सम्मान बढ़ाया। क्या इसका विरोध? भारतीय जनता पार्टी के सोच पे हमको तरस आता है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, एक लास्ट सवाल था कि बात करिए, आप सांसद विजय बघेल, भूपेश बघेल को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए और पाटन से ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखें आप इस चुनौती को? देखिए, इन लोगों ने तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को ही भुला दिया था। छत्तीसगढ़ के खेल जो विलुप्त होते जा रहे थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्यौहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के खेल, उसको पुनर्जीवित करके लोगों को अपने संस्कृति पे गर्व करने का, अपने संस्कृति पे खुशी मनाने का उन्होंने जो अवसर दिया है, उससे इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा है।
और अब इनकी मजबूरी बन गई है कि अगर छत्तीसगढ़िया संस्कृति को नहीं अपनाओगे तो भुला दिए जाओगे। आप ये चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं क्या, कांग्रेस पार्टी विजय बघेल जो बोल रहे हैं वो? हम पूरे भारतीय जनता पार्टी की चुनौती स्वीकार करते हैं। कब जा रहे हैं? जिस जगह पर जैसे वो लोग अगर चाहते हैं हम सब उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं। अभी चुनाव का मैदान है, सीधे सीधे चुनाव के मैदान में आने की तैयारी करें। ठीक है, बहुत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा वर्तमान सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के लिए अविश्वास लाया है। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं, अविश्वास उसके लिए लगाया जाता है जो छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता है उनके विश्वास को नहीं जीत पाता, उसके लिए अविश्वास लगाया जाता है। आज छत्तीसगढ़ में चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, हर वर्ग के लोग माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार से खुश है। मैं तो हंसी आ रहा था, हम तो पहली बार के विधायक हैं, इन लोग मजाक बना रखे हैं। अविश्वास ऐसी थोड़ी होता है। अविश्वास छत्तीसगढ़ के जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले किए हैं और अभी और करेंगे। तो इस प्रकार का समय, संसाधन, कर्मचारियों का समय को इन लोग वेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ उन विपक्ष के नेताओं को, ये ऊर्जा, ये दिमाग सेवा के लिए काश लगाए होते, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, तो काश आपको जनता थोड़ा सा अच्छा मान सकते थे। लेकिन अभी आप लोगों के पास नहीं बचा है। अब एंड वक्त में इस प्रकार से और उलूल जुलूल बात करके और बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी विनाशक पार्टी है, जो अच्छा करता है उसको दबाने का काम करता है, ये सिद्ध करके दिखा दिए। चालू करूं? देखिए, आज सदन की कार्रवाई के अंतिम समय में जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हुए हैं, और जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो आरक्षण विरोधी चरित्र है। और आज अजय चंद्राकर जी ने अपने जो विधेयक के विषय में जो चर्चा हो रही थी उसमें लास्ट में उन्होंने ये बोला कि अंबेडकर भी चाहते थे कि जो आरक्षण का जो समय है वो केवल सीमित रहे। मतलब उनकी मंशा कहीं ना कहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है वो अजय चंद्राकर जी के मुंह से आज निकल गया कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस के लोग भी इस बात को कई बार गाए बगाए कई मंचों से बोल चुके हैं। जो उनके आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं वो भी बोल चुके हैं कि आरक्षण में पुनर्विचार होना चाहिए। और जिस तरह से आरक्षण विधेयक को लटकाने का काम राज्यपाल ने किया है, आज इन लोगों ने पूरा साबित कर दिया। अब चूँकि ये अंतिम सत्र था, ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो आरक्षण के सख्त विरोधी हैं। आज सदन में 3 विधेयक पारित किए गए। एक उच्च शिक्षा मंत्री जी का था जिसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ, एक चौबे जी का था, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ पारित हुआ। और तीसरा विधेयक मेरे विभाग का, पंजीयन विभाग का था, वो भी आपका प्रचंड बहुमत से पारित हुआ। उसमें जो 1899 का जो पुराना जो विधेयक अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है कि जो संशोधन करना इसलिए जरूरी था कि मान लीजिए किसी का स्टाम्प शुल्क की कमी होती थी और उसमें जब वो अपील में जाता था, स्टाम्प शुल्क की कमी हुई, उस पर मान लीजिए कलेक्टर ने या सक्षम अधिकारी ने अगर उसमें कोई पेनाल्टी लगाई या वसूली का कोई आदेश निकाला, तो वो आपके अपील में जाते थे तो उसमें एक प्रावधान किया गया कि 25% पहले जमा करें और उसके बाद अपील में जाए, इसलिए किया गया। तो वो विधेयक भी पारित हुआ है। विश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा की जो बात थी उसमें इसलिए माननीय मोहम्मद अकबर जी ने मांग रखी, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्तुत किया है वो एक तो काफ़ी विलम्ब से मिला और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं कि जो सही ढंग से उसको पेश नहीं किया गया है, इसलिए पढ़ने में भी और समझने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए उसकी चर्चा, और शाम का टाइम भी हो चुका था, 5:45 बज चुका था, इसलिए निवेदन किया गया सदन से कि उसकी चर्चा कल हो, तो सभी ने उसको एक्सेप्ट किया।
देखिए, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विधेयक था। छत्तीसगढ़ में पहले से 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, अब ये 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी 17वां प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है। हमारा इस बात का विरोध था कि आप रायपुर और दुर्ग में ही क्यों यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलनी है तो ऐसे सुदूर अंचलों में खोलें छत्तीसगढ़ के, जहाँ पर कॉलेज नहीं है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। ये वहाँ जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी और उन बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का लाभ मिलेगा। फिर भी सरकार ने रायपुर में यूनिवर्सिटी खोल दी। यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे कोर्सेज इन्होंने अलाउ कर दिया, पीएचडी, एमफिल। अभी तो ना पीएचडी है ना एमफिल है, उसको बात के लिए रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी अभी चालू ही नहीं हुई, आप एडवांस में उसको परमिशन दे दिए। होटल मैनेजमेंट दे दिया, किसी के साथ टाई अप नहीं है, किसी होटल के साथ टाई अप नहीं है। इस बात का हम विरोध कर रहे थे। दूसरी चीज़, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही हैं, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, किस क्वालिटी की एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, क्या इस यूनिवर्सिटी के बच्चे जाकर दुनिया पे कहीं की ऊंचाइयों को छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं, कि सिर्फ उनके माँ बाप के ऊपर बोझ डालकर एक उनको डिग्री दी जा रही है, जो डिग्री उनके कोई काम में नहीं आ रही है जीवन में। इस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता है। ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, और व्यापारीकरण में जो सरकार लोगों की, उद्योगपतियों की मदद कर रही है, व्यापारियों की मदद कर रही है, बिल्डर लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उनकी मदद कर रही है, उसको हम विरोध कर रहे थे। दूसरा जो विधेयक था, वो दूसरा विधेयक ये था कि पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह जी को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिलाया गया, और इस्तीफा दिलाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा कर दी कि वो इस पद में रहेंगे। शायद इस आश्वासन और इस घोषणा के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। तो यह राजनीतिक मामला था। अब ये विधेयक आ रहा है, पहले आपने घोषणा कर दी, पहले आपने अपॉइंटमेंट का बात कर दिया, फिर उसके बाद आप ये विधेयक ला रहे हैं निःशर्तता का, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, कि ये पद भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रहेगा और कोई भी विधायक इस पद में रह सकता है। वो ये विधेयक लाया है सरकार, ये तीसरी बार ये विधेयक 5 साल में लाई है, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको हटा दिया गया है कि विधायक लोग भी रह सकते हैं। तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला था, और उसमें प्रेम साय सिंह जी को अनुकृत करने के लिए कितने दिन में विधेयक राज्यपाल से पास होके आएगा, कितने दिन में वो विधेयक का क्रियान्वयन होगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। राजस्व का विधेयक, स्टाम्प संशोधन अधिनियम का संशोधन किया गया है, और हम लोगों का इस बात का विरोध था कि आप बार बार संशोधन तो कर रहे हैं, पर संशोधन से आम आदमी की क्या परेशानी हो रही है, एक, और नंबर 2, जो स्टाम्प संशोधन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं वो उद्योगपति कर रहे हैं। ये फैक्ट्री को दूसरी फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं, बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफ़र बता देते हैं, इक्विटी का ट्रांसफ़र बता देते हैं, और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर लेते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण है, रेमंड सीमेंट ने अपनी फैक्ट्री को लाफार्ज को बेचा, और 196 करोड़ रुपए का कमिश्नर कोर्ट से ये फाइनल रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने आदेश दिया कि 196 करोड़ रुपए उनसे वसूलना है, और राज्य सरकार की राजस्व की क्षति हुई। बहुत लंबा अंतराल के बाद निर्णय आया, उसके बाद भी ये सरकार उस पर कोई भी वसूली की कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके कोई भी एसेटों को यहाँ पर सीज नहीं कर रही है। इस तरह का काम ये सरकार कर रही है। लगातार मैंने 1-2 और उदाहरण बताए, उन उदाहरणों पे लगातार फैक्ट्रियाँ को ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से वहाँ, और वो बैलेंस शीट पे इक्विटी ट्रांसफ़र हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी की चोरी की जा रही है, और उस स्टैम्प ड्यूटी की चोरी के ऊपर इसी तरह जो बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, यहाँ पर वो स्टैम्प ड्यूटी की जो चोरी कर रहे हैं और राजस्व का नुकसान लगा रहे हैं, उसके ऊपर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर, इस विधेयक पर विरोध था। सत्ता का उनका बहुमत है और सत्ता का आतंक है, उन्होंने पास कर लिया। ये 5वीं विधानसभा का अंतिम विधेयक था जो पास हो गया। इसके बाद तो जनता उनको रास्ता बताएगी। ये स्पीकर का विशेषाधिकार है, बात हुई थी कि आज चर्चा होगी, और विधानसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार भाग रही है। सरकार को ये बोलना चाहिए था कि हम चर्चा में भाग लेंगे, पर सरकार के ही मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा, ये स्पीकर की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया। सरकार के एक जिम्मेदार सीनियर मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि हमारे पास कागज देरी से आया, हमने तो कागज 18 तारीख को दे दिया था उनको, तो उनको देरी से कैसे मिला ये वो जाने। उनकी कोई तैयारी नहीं है। जो पिछले अविश्वास प्रस्ताव से इस अविश्वास प्रस्ताव तक छत्तीसगढ़ में जो माहौल बदला है,
जिस तरह से भ्रष्टाचार की परतें निकली हैं बाहर, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, चाहे वो दारू का घोटाला हो, चाहे चावल का घोटाला हो, उसको सरकार फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इनके हाथ उसमें रंगे हुए हैं। ठीक है।